हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लर्निंग मंत्र में। सो गाइस, हम डीएसएसबी पेडागोजी सीरीज़ में एनआईओएस की समरी देख रहे हैं, जिसमें हमने 502 ब्लॉक से स्टार्ट किया था और 502 ब्लॉक की हम फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। राइट, आज हम थर्ड यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं इसी ब्लॉक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड यूनिट का नाम है मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण और अधिगम की विधियाँ। इसे हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, अनुदेशात्मक विधियाँ और विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मेथड में है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड में आएंगे प्ले वे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड डिस्कवरी मेथड। तो लेक्चर मेथड क्या होता है? ये टीचर सेंटर मेथड होता है। इसमें टीचर एक्टिव रहेगा, राइट। टीचर लेक्चर देगा और बच्चे क्या करेंगे? पैसिवली बैठकर सुनेंगे, लिसनर होंगे। शिक्षक संपूर्ण पीरियड, पूरे पीरियड में टॉपिक पर लेक्चर देते हैं और निर्देशन देते हैं। टीचर प्रोवाइड क्या क्या करेगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कॉन्सेप्ट डिलीवर करेगा, फैक्ट्स बताएगा, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेगा, थ्योरीज एक्सप्लेन करेगा, लॉ एंड रेगुलेशन बताएंगे और प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब चीज़ें टीचर क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। बच्चे क्या करेंगे? इन सब इंफॉर्मेशन को बैठकर सुनेंगे, राइट। तो बच्चे यहाँ पे क्या हुआ? टीचर क्या हो गए? एक्टिव हो गया। टीचर एक्टिव और स्टूडेंट पैसिव फॉर्म में रहते हैं, राइट। Sometimes he use blackboard during his lecture. Sometimes he uses blackboard during his lecture. टीचर कभी कभी क्या करते हैं? जब लेक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं, तो कभी कभी ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग टीचर क्या करेंगे? ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर लेते हैं। कहीं पर जैसे कुछ वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड आए, उसे एक्सप्लेन करना है, या कॉन्सेप्ट में ही कुछ लाइंस हैं जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो टीचर क्या करेंगे? ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे उस टाइम, और बच्चों से क्या करेंगे? क्वेश्चंस भी पूछेंगे। सो इस सारे प्रोसेस में क्या है? स्टूडेंट पैसिव लिसनर है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, लेक्चर मेथड में ये होता है। लेक्चर के दौरान बच्चों को काम लिखना और कभी कभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। बच्चे जब टीचर लेक्चर दे रहे होंगे तो क्या बच्चे क्या करेंगे? बच्चे राइटिंग करेंगे, वो लिखेंगे और टीचर को ध्यान से सुनेंगे, और जैसे टीचर क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चों को आंसर करना पड़ेगा। ठीक। पाठ्य पुस्तक कंटेंट को एक बार में प्रेजेंट किया जाता है और बच्चे सुनकर और याद करके सीखते हैं। टीचर क्या करते हैं? जैसे टीचर की एंट्री हुई, उन्होंने जो भी उन्हें पढ़ाना है उस पर लेक्चर देना स्टार्ट किया, लेक्चर देते हैं। बच्चे क्या करेंगे? बैठकर सुनेंगे और सुनेंगे, उसके बाद उसे लर्न करेंगे। ठीक है, टीचर एक ही बार में कंटेंट को प्रेजेंट कर देता है, वन टाइम में प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, पीरियड में क्लास में अध्यापक कभी कभी ज़रूरत से अधिक इन्फॉर्मेशन दे देता है। टीचर क्या करते हैं? कभी कभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। टीचर अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन। उन्हें लगता है कि हाँ, आज मैं इतना पढ़ा सकता हूँ, इससे ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ, तो टीचर अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं कि बच्चे आज बच्चों को इतना ही पढ़ना है, या इतना बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इतना बच्चे नहीं सुन पाएंगे, या उन्हें आएगा नहीं जो भी वो डिलीवर कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं करते। टीचर क्या करेंगे? अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो आज कितनी दे सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं? ज़रूरत से अधिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसे विद्यार्थी आत्मसात नहीं कर सकता। ठीक है, ये विधि विद्यार्थी की प्रगति की वास्तविक जांच नहीं करती है। प्रोग्रेस कितनी हो रही है इसमें नहीं पता चलता है बच्चों को। ठीक है, बच्चों की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, अध्यापक अपनी गति से, ठीक है, ये जो इन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी अपने अकॉर्डिंग दी, अपनी गति से विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। टीचर क्या करेंगे? अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे कि वो कितना आज पढ़ाने के लिए कैपेबल हैं, कितना वो आज पढ़ा पाएंगे। ठीक है, इसकी सीमाएं क्या है? ये प्राइमरी क्लासेस के लिए है उपयोगी, प्राइमरी क्लासेस के लिए उपयोगी नहीं है ये। ठीक है, उच्च कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। तो लेक्चर मेथड क्या होता है? प्राइमरी क्लासेस के लिए नहीं होता है। ठीक है, सेकंड मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अन्य नाम क्या होता है इसका? अदर नेम क्या है? प्रदर्शन सह
व्याख्यान विधि, ठीक है। जब टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, प्रदर्शन करेगा, तो वो लेक्चर भी देंगे, ठीक है। तो ये इसका नाम है। और व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ये दोनों इसके नाम हो गए। टीचर सेंटर मेथड है ये भी, ठीक है, क्योंकि अध्यापक चित्र, चार्ट, मॉडल, प्रयोग का प्रदर्शन करता है। टीचर क्या करेगा, डायग्राम देगा, चार्ट, मॉडल और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इन जो भी मटेरियल है ये इन इस प्रोसेस में क्या करेंगे, इससे रिलेट करके कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे। इससे ये जो TLM का यूज़ किया है, इसी से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और नियम बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन जो भी करते हैं उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, देखकर समझते हैं। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में और निष्कर्ष निकालने में विद्यार्थी भाग लेते हैं। कुछ विद्यार्थी भाग लेते हैं, ठीक है, सब 100% तो बच्चों को आता ही नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ ही आंसर करेंगे और कुछ ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इस विधि के स्टेप क्या है, प्रदर्शन विधि के चरण क्या होंगे। सबसे पहले क्या करना है, प्लानिंग। देखिए प्लानिंग कौन करेगा, टीचर कैसे करेगा। जैसे उन्हें कल कोई चैप्टर पढ़ाना है, कोई भी चैप्टर पढ़ाना है, तो टीचर क्या करेगा, उसके लिए सबसे पहले वो ये देखेंगे कि कल मुझे क्या लेसन पढ़ाना है, और उस लेसन के अकॉर्डिंग टीचर क्या करेंगे, TLM रेडी करेंगे, ठीक है। अब ये चार्ट, मॉडल जो अभी हमने देखा कि बच्चों को ये टीचर क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इन्हीं चीज़ों का करते हैं। तो ये TLM जो भी बच्चों को पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग TLM तैयार करेंगे टीचर। अब वो देखेंगे कि इस चैप्टर के लिए एक TLM की ज़रूरत है या दो TLM रेडी करने हैं। और फिर वो ये भी देखेंगे कि बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही तो TLM वो डिसाइड करेंगे। तो ये सब इस तरीके की प्लानिंग टीचर करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, प्लानिंग। पाठ पढ़ाने से पहले क्या क्या प्लानिंग होएगी, TLM के लिए प्लानिंग होएगी, बच्चों के डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग प्लानिंग होएगी, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग होएगी, चैप्टर के अकॉर्डिंग प्लानिंग होएगी। तो ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग प्लानिंग टीचर करेंगे। फिर इंट्रो देंगे, ठीक है, प्लानिंग के बाद इंट्रो देंगे। इंट्रो कैसे होएगा, एक इंट्रो को कैसे दिया जाएगा कि एक प्रॉब्लम के रूप में, जैसे एक प्रॉब्लम के रूप में इंट्रो दिया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, जिससे बच्चे एक प्रॉब्लम समझे, और उस प्रॉब्लम होएगी तो सॉल्व भी करना होगा, है ना। अब जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें उसके इम्पोर्टेंस, उसके प्रॉफिट, बेनिफिट सब क्लियर हो जाता है। तो टीचर ये क्या करना है, इंट्रो कैसे करना है, एक प्रॉब्लम के रूप में प्रेजेंट करना है कि एक समस्या है जो हमें ये सॉल्व करनी है। फिर लास्ट में हमें इसके इम्पोर्टेंस पता चल जाएंगे, बच्चों को इसके इम्पोर्टेंस क्लियर हो जाएंगे। तो इंट्रो कर दिया। फिर डेमोन्स्ट्रेशन करना है। डेमोन्स्ट्रेशन जो आप करोगे वो रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए, बच्चों की जिससे क्यूरियोसिटी डेवलप हो, राइट। रियल लाइफ से कनेक्टेड होगा तो बच्चों को ज़्यादा क्लियर होगा। और एक प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के लिए क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ इसे कैसे किया जाएगा, सॉल्व करना होता है। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, इंटरेस्ट बना रहेगा। अब फिर ब्लैक बोर्ड के यूसेस भी होते हैं, और कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीसन होगा, अवधारणाओं का संग्रह। ये इसके 5 स्टेप हैं, ठीक, प्रदर्शन विधि के। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, विद्यार्थियों को प्रदर्शन का प्रयोजन को बताएं, पर्पस बताना पड़ेगा, और निष्कर्ष नहीं बताना, पहले निष्कर्ष तो लास्ट में बताते हैं, ठीक है। हमें पर्पस पहले पता होना चाहिए और कंक्लूजन लास्ट में। विद्यार्थी और टीचर और विद्यार्थी एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से प्रायोगिक कार्य में भाग लेंगे, एक्टिव रहेंगे, सावधानी पूर्वक उपकरणों का यूज़ करेंगे, सरल और विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुरूप हो डेमोन्स्ट्रेशन जो टीचर करेगा वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चों के मेंटली लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डिफ़िकल्टी लेवल इतना हाई भी ना हो कि बच्चों को समझ में ही ना आए कि क्या है ये, और इतना हाई तो हो ही ना, और इतना ईजी भी ना हो कि बच्चे ऐसे ही आंसर कर दें, ठीक है। तो बच्चों के मेंटली लेवल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ना बहुत आसान ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, और आसान होगा तो बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करेंगे ही नहीं, उसके लिए वो झट से बता देंगे, उन्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा तो सोचना पड़े, थोड़ा बहुत तो सोचना पड़े, है ना।
थोड़ा तो माइंड लगाना पड़े। शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, टीएलएम का यूज़ जरूर करना है, प्रोजेक्ट वगैरह, मॉडल चार्ट सब। महंगा नहीं, समय बचाती है, ये महंगा नहीं होती, समय बचाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर बाय टीचर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, जब अब टीचर क्या कर रहे होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो उसी के बीच प्रदर्शन के दौरान ही बच्चों को साथ के साथ ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा, है ना। टीचर को साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराना है। डेमोन्स्ट्रेशन किससे रिलेटेड होगा, जो हमें पढ़ाना है, टीचर को जो कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है उसके ही अकॉर्डिंग, उसके ही जैसा डेमोन्स्ट्रेशन होगा उसी में क्या होगा, सारी चीज़ें बच्चों को क्लियर हो जाएगी लेसन की, ठीक है। ऑल डाउट क्लियर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, तो जब भी प्रदर्शन किया जाएगा, चीज़ें दिखाई जाएंगी बच्चों को, तो उनके डाउट्स ले लेने हैं, उनके डाउट्स वहीं क्लियर करने होंगे, ठीक है। प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों को अवसर दें, किस किस चीज़ का दें, ऑब्जर्व, बच्चे ऑब्जर्व कर सके सारी चीज़ों को, टीएलएम को अच्छे से ऑब्जर्व करें, चार्ट मॉडल वो ऑब्जर्व करें और उसको अंडरस्टैंड भी करें, समझे भी। नोट्स बनाते हैं बच्चे, क्योंकि जब टीचर लेक्चर देता है तो बच्चों को राइटिंग करनी होती है ना। और क्वेश्चनिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, इन्वॉल्विंग इन एक्सपेरिमेंट, और इन्वॉल्वमेंट भी होगा, टीचर और स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा एक्सपेरिमेंट में, दोनों एक्टिव रहेंगे। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन एंड प्रमोट अटेंशन एंड इंटरेस्ट, बच्चों का डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करना और प्रमोट करना, डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे तो इट्स अपोजिट, अटेंशन प्रमोट होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चों का, ठीक है। तो बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखना है, जिससे बच्चे ध्यान से चीज़ों को करें। ये हो गए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन विधि के। फिर आती है आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम एग्जाम्पल टू फॉर्मूलाज की तरफ जाएंगे, उदाहरण से सूत्र की तरफ जाते हैं। पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा किसी चीज़ का, फिर उसके बाद में उसका नियम बताया जाएगा। विशेष से सामान्य की तरफ पहले विशेष चीज़ बताई जाएगी, फिर बाद में लास्ट में सामान्य रूल बता दिया जाएगा। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ज्ञात जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है पहले उसके अकॉर्डिंग उसे एग्जाम्पल देना, और फिर उस जो नहीं पता वहाँ तक पहुँचना, इसका रूट होगा ज्ञात से अज्ञात तक के। मूर्त से अमूर्त, नए अवधारणाओं के अन्वेषण में सहायक, नई खोज करना कॉन्सेप्ट की। डिडक्टिव मेथड इसका अपोजिट होता है, बिल्कुल सूत्र से उदाहरण की तरह। इसमें पहले सबसे पहले फॉर्मूला बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, सामान्य से विजिट, ये इसका अपोजिट होगा, ठीक है। इंडक्टिव मेथड का डिडक्टिव अपोजिट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना। आगमन विधि से निकाले गए निष्कर्ष की जांच निगमन विधि द्वारा की जाती है। देखिए आगमन विधि में क्या होगा, आप एग्जाम्पल टू रूल्स चलते हैं, तो एग्जाम्पल आपको बता दिया जाएगा, फिर जो एग्जाम्पल से आपने जो भी आंसर निकाला, फिर उसके आप जांच कैसे करते हो, लास्ट में करते हैं ना उत्तर की जांच, वो रूल से करोगे आप, तो उसमें क्या आ जाएगा, निगमन विधि। तो इसकी जांच किससे की जाएगी, निगमन विधि का यूज़ किया जाएगा। इसलिए प्रभावकारी अधिगम के लिए दोनों विधियाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरी अपूर्ण है, ठीक है। इफेक्टिव लर्निंग के लिए दोनों विधियाँ, दोनों मेथड इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड ये किसके लिए था, स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड थे। तो ये विधि बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक वृद्धि का विकास करता है। शारीरिक, बच्चा प्ले करेगा तो उसके हाथ पैर हिलेंगे, खेलेंगे, वो अपने बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी का यूज़ करेंगे, तो शारीरिक। संज्ञानात्मक, गेम्स में भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वो अपना दिमाग भी चलाएगा बच्चा। सामाजिक, सोशल होता है, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। भावात्मक, एक दूसरे की इमोशंस को समझेंगे। तो इसमें इन सब चीज़ों का विकास हो जाएगा प्ले वे मेथड में, राइट। खेल में पाठ्यक्रम की अवधारणा को इस प्रकार जोड़ें कि ताकि विद्यार्थी के खेल का आनंद लेते हुए कॉन्सेप्ट भी सीख ले। तो गेम जो आप डिसाइड करोगे वो इस तरीके से करना पड़ेगा, जो आपको पढ़ाना है वो भी उसका क्लियर हो जाए, बच्चे खेल खेल में उसकी पढ़ाई भी हो जाए, बच्चे खेल खेल में सीख भी जाए, लर्निंग बाय प्ले हो जाए ये, ठीक है। इसके खेल के तत्व क्या होंगे, ये चैलेंजिंग होता है, रुचिपूर्ण होता है, इंटरेस्ट तो आता ही है बच्चों को खेल में, चैलेंजिंग भी होता है, जीतना भी होता है, अंतःप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, निर्धारित अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सहकारी और सहयोगात्मक होता है ये, भयहीन कार्य का करना, अनौपचारिक वातावरण, क्रिया में पूर्ण स्वतंत्रता, पूरी फ्रीडम होती है बच्चों को, और स्वतः क्रिया करते हैं, ठीक है। ये खेल प्ले वे मेथड के क्या है, घटक तत्व हैं। इसमें
इसके लाभ क्या होंगे? बच्चे नए खेल का सर्जन कर सकते हैं कि ठीक है, क्रिएटिविटी होती है, नियम बना सकते हैं, स्वनिर्मित अनुशासन, सेल्फ रेगुलेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, सृजनात्मक कौशल पोषित होते हैं, साथ ही साथ कई जीवन कौशल जैसे समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, समूह में रहना सीख जाएंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये सब जब प्ले वे मेथड के ये गुण हैं, ये सब कुछ आ जाएगा बच्चों को। लीड करना आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाएगी, लॉजिकल थिंकिंग करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ग्रुप में रहना सीख जाएंगे, सेल्फ एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग होगा, सहयोगात्मक अधिगम होगा, नेचुरल जोफुल, उसे इंजॉय भी करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, है ना। हेल्थी रिलेशनशिप होता है इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में, एंड स्टूडेंट के बीच में। और हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि स्टूडेंट एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मोर इम्पोर्टेंट देन टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन। ठीक, अब आता है खेल विधि के सिद्धांत क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ प्ले वे मेथड। अंतः शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण का सिद्धांत, अनफोल्डिंग इनेट पोटेंशियल, बच्चे की इनेट पोटेंशियल कैपेबिलिटी क्या है वो इसमें आ जाती है, बच्चे गेम्स में पता चल जाता है, प्राकृतिक स्वभाव, नेचुरल बिहेव करते हैं बच्चे, पूर्ण स्वतंत्रता का नियम, कंप्लीट फ्रीडम होती है, क्रियाकलाप एक्टिविटीज हो जाती हैं, इच्छा पूर्ति का सिद्धांत, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, आनंद का सिद्धांत, एंजॉय करते हैं, क्रिएटिविटी, नई गेम्स खुद ही बना लेते हैं, सृजन करते हैं, जीवन कौशल का विकास हो जाता है, जिम्मेदारी का सिद्धांत, गेम में हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जो भी गेम खेल रहे हैं, गेम्स में जो ग्रुप होता है प्लेयर्स को, उसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है। ठीक है, खेल विधि में कक्षा के प्रत्येक बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की योजना। खेल विधि में क्या होता है, हर बच्चे की नीड्स का ध्यान रखा जाता है और उसी के अनुसार उन्हें कार्य करने पड़ते हैं, कार्य करते हैं, वो काम करते हैं। मोंटेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन विधि खेल विधि के आधार पर ही विकसित है, मारिया मोंटेसरी। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? जॉन स्टीवेंसन। इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार क्या है, प्रोजेक्ट मेथड अकॉर्डिंग टू जॉन स्टीवेंसन, इन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है, एक प्रॉब्लमेटिक वर्क है जिसे उसके वास्तविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट एक कार्य और एक्टिविटी है। इन्होंने कहा है कि जो भी प्रोजेक्ट होता है वो एक एक्टिविटी होती है, एक वर्क होता है। एक्टिविटी तो होती है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो एक एक्टिविटी होती है और बच्चे उसे अपने अकॉर्डिंग पूरा करते हैं, उन्हें फ्रीडम होती है इस चीज़ की, उसका एक पर्पस होता है। ठीक है, और इसका आयोजन सामाजिक और वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या है? प्रॉब्लमेटिक होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, एक ये एक्टिविटी होती है, रियल लाइफ से कनेक्टेड चीज़ें बच्चों को प्रोजेक्ट के ऊपर दी जाती हैं। जैसे पॉल्यूशन हो रहा है इस टाइम पे, तो पॉल्यूशन के ऊपर एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। जैसे उसके पानी की कमी हो रही है तो इसके लिए ऊपर एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए। तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना, तो बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जो आज की ज़रूरत के हिसाब से प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। आज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्या है, उसके ऊपर टीचर क्लास में बच्चों को प्रोजेक्ट देगा, जिससे बच्चे उसके महत्व को भी समझे कि हाँ, पानी की समस्या तो हमें पानी वेस्ट नहीं करना है ना, इस तरीके से। प्रजातंत्र में ये सबसे उत्तम विधि बताया है किसने? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक के अनुसार इन्होंने ये कहा है कि प्रजातंत्र में ये सबसे उत्तम विधि है। ठीक, प्रोजेक्ट मेथड, कंडक्ट स्टेप ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। स्टेप्स क्या है इसके? प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, एक सिचुएशन दी जाएगी बच्चों को, फिर सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होएगी, प्लानिंग द प्रोजेक्ट, प्लान किया जाएगा प्रोजेक्ट, फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर इवेल्युएट किया जाएगा। इसके ये 5 स्टेप्स हैं, ये ध्यान रखना। मतलब एक प्रोजेक्ट क्या है ये ध्यान रखना, प्रोजेक्ट क्या है? एक एक्टिविटी है, ये प्रॉब्लमेटिक होती है, रियल लाइफ में जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके ऊपर बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। आपको स्टेप अपने आप याद रह जाएंगे। ठीक,
समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसका एक मॉडल है। ये दिया है ब्रांसफोल्ड और स्टेन ने 1984 में दिया था इन्होंने ये। ठीक है, इन्होंने समस्या समाधान के चरण बताए इन्होंने। तो इसमें समस्या समाधान के चरण क्या है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि समस्या समाधान में पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहले हमें पता तो हो कि प्रॉब्लम क्या है, हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम डिफाइन की जाएगी। हमने अभी लास्ट यूनिट जो पढ़ी थी उसमें हमने बताया था कि डिफाइन कौन करता है, टीचर डिफाइन कर हेल्प करेगा बच्चों को प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि प्रॉब्लम समस्या क्या है, फिर उसके बाद डिफाइन किया जाएगा, प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाएगा टीचर की हेल्प से। फिर क्या होगा, एक्सप्लोर किया जाएगा सॉल्यूशन को, वैकल्पिक समाधानों को ढूंढना। बहुत सारे एक समाधान तो एकदम नहीं मिल जाएगा, बहुत सारे समाधान आएंगे, हमें उस पर फिर हमें सोचना पड़ेगा, फिर उसमें हमें उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा ठीक है, फिर एक को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी इसके लिए। फिर उसके बाद फिर से पीछे एकदम सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को जो हमने किया उसे एक बार फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, लास्टली इवेल्युएट कर देंगे। ठीक है, ये ब्रांसफोल्ड और स्टेन के अकॉर्डिंग क्या है, इसके स्टेप है। मॉडल के अनुसार समस्या समाधान पहले किस पे होता था, अमूर्त समस्या समाधान कौशलों पे। 1918 के बाद क्या हो गया, ये परिस्थिति पे आधारित हो गया। ठीक है, मेयर मॉडल 1983 में समस्या समाधानकर्ता को अपने पूर्व अनुभव, जो भी प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व अनुभव और वर्तमान समस्या के बीच में क्या ढूंढना है, संबंध ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद समाधान प्राप्त करने का प्रयास करना है। पहले आप अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वर्तमान में जो आपकी समस्या है उनके बीच में संबंध बिल्ड करो, ढूंढो, और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन पे पहुंचो। ठीक, इसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले रिप्रेजेंट प्रॉब्लम, फिर सर्च सॉल्यूशन, देन इम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आप इम्प्लीमेंट करने में सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, देन आपका ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर से रिस्टार्ट करो। समस्या प्रस्तुतिकरण, समाधान ढूंढना और समाधान क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके चरण क्या होंगे, वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। पहले पहचानो, फिर डिफाइन करो, ठीक है, समझो, फिर वैकल्पिक हल का प्रयोग करो, वो एक्सप्लोर करो, फिर इवेल्युएट करो, है ना। ये वही सारी चीज़ें हैं, देख लेना। डिस्कवरी मेथड को ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोला जाता है, और ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ह्यूरिस्का, और इसका मतलब है टू फाइंड आउट। इसका मीनिंग क्या है, ह्यूरिस्का का मतलब है टू फाइंड आउट। ठीक, कैसा वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, ये ध्यान रखना, ये वर्ड पूछने जाता है कि ये ग्रीक वर्ड है या कौन सा है। ह्यूरिस्टिक मेथड इसे बोला जाता है, ये ह्यूरिस्का से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ए इंक्वायरी मेथड, इसे इंक्वायरी मेथड भी बोलते हैं, खोजबीन विधि भी बोला जाता है। इंट्रोड्यूस दिस मेथड बाय हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, और इन्होंने ये क्यों इंट्रोड्यूस किया, साइंस सब्जेक्ट के लिए किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये साइंस सब्जेक्ट के लिए किया था। इसके इन्होंने चरण क्या बताए, स्टेप्स क्या बताए। सबसे पहला स्टेप तो हर किसी में क्या होगा, समस्या पहचान। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इनके अकॉर्डिंग प्रयोग करना पड़ेगा, अवलोकन करो, प्रयोग करो, समस्या का समाधान ढूंढो, फिर लास्ट में इवेल्युएट लास्ट में होगा। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाई, लास्ट इवेल्युएट। ठीक, सो गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, जो मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो या आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, थैंक यू सो मच।